हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? होप सो आप लोगों ने जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझा दिए वो डिस्कस कर लिए होंगे और एक्सरसाइज भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के बाद आज का जो वीडियो का कंटेंट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ध्यान से समझेंगे इसको। और इस मेथड के अंदर हम एक चीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे कि आपको जब दो इक्वेशन दे रखी होंगी तो आप उनको देखकर कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उनके सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन आपके यूनिक होंगे या इनफाइनाइटली मैनी होंगे, और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं, राइट। तो आज हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात होगी और हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय सीइंग टू इक्वेशंस की सॉल्यूशन यूनिक होंगे या इनफाइनाइटली मैनी होंगे या नो सॉल्यूशन। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आई स्टार्ट नाउ, राइट। हमें दो इक्वेशन पता है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0. This is the first. And second equation is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं आज इन दोनों में एक एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जो मैंने आपको पहली या दूसरी वीडियो अपलोड की हुई है, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था और मैंने आपको बोला था कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की हम बाद में बात करेंगे, और मैंने उसको बॉक्स में बना के मेंशन भी किया हुआ है कि दैट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ और एलिमिनेशन मैथड से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना चाहूँ, या तो वो x हो या y हो, तो हमें करना क्या है। चलिए मैं y की बात कर लेता हूँ। तो y को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई कराया b2 से और सेकंड में मल्टीप्लाई कराया b1 से, ठीक। और एक चीज और नोट करें साथ के साथ कि मैं इसको ऑर्डर में लिखूंगा। ऑर्डर का मतलब ये अल्फाबेटिकली A B C इस ऑर्डर में, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी। तो देखिए मैंने इसको क्या लिखा ऑर्डर में, a1 b2 x नंबरिंग की ऑर्डर में भी b1 b2 y प्लस c1 b2 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन को यहां लिख लेता हूं मैं। देखिए a2 b1 प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे y को एलिमिनेट करना है। दोनों पे सेम साइन है, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये टर्म कैंसिल हो गए। यहाँ से सॉरी मैं x भूल गया हूँ, यहाँ पे यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस यहाँ मैं बात करूँ तो क्या बच रहा है, c1 b2 माइनस b1 c2 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से मेरी x की जो वैल्यू आएगी, मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैं इस टर्म को उधर शिफ्ट करूंगा तो ये कितना बचेगा, ये माइनस का साइन जाएगा उस साइड में, एंड इट विल बी व्हाट, c1 b2 माइनस b1 c2 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। नाउ मुझे मालूम है ये माइनस का साइन में अगर इंट्रोड्यूस करा दूंगा तो माइनस का साइन अंदर इंट्रोड्यूस होते ही ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट विल बी व्हाट, b1 c2 माइनस b2 c1, राइट, अपॉन में कितना आ गया, a1 b2 माइनस a2 b1। तो हियर आई हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड को यूज करके x की वैल्यू निकाल ली है। तो देखिए मैं x की वैल्यू को पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं तो आई विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y। तो मैं x की वैल्यू को पहली या दूसरी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ से जो y की वैल्यू मेरे को ऑब्टेन होगी वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगी। यहाँ जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो टर्म वहां पर भी आना है, a1 b2 माइनस a2 b1, और ऊपर जो वैल्यू आएगी वो AC माइनस AC। देखिए याद करने का तरीका है,
AC माइनस AC, तो यहां जो ऑर्डर होगा इट विल बी 2 1 1 2। देखिए ध्यान से, तो मेरे पास x और ये y की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं, x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही। तो ये एलिमिनेशन मेथड से मैंने x और y दोनों को ऑब्टेन कर लिया है। हो सकता है कि ये आपको सेकंड वाले टर्म में y के साथ वाला जो है वो प्रॉपर विजिबल ना हो, मैं इसको एक बार फिर से रफ करके लिखे दे रहा हूं। देखिए y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में सेम टर्म, मैं इसको यहां रखूं या यहां रखूं, आपको पता है कि ये टर्म तो आना ही आना है, x वाला टर्म, ठीक है। तो a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। और ऊपर क्या बताया था मैंने आपको, AC माइनस AC, यहाँ 2 1 और ये 1 2, राइट। तो मेरे पास x और y की दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब इसके बाद की जो कहानी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर और रिजल्ट को नोट कर लें, अदरवाइज आप चाहें तो आप केवल x और y की वैल्यूज को लिख सकते हैं, या ये सारी की सारी चीजें बुक्स में भी आपको दी गई। इसके बाद देखिए मैं करना क्या है। देखिए x के रिजल्ट को और y के रिजल्ट को मैं वही लिखे रहने दे रहा हूं। ये मैंने मेथड को हटा दिया यहां से, ठीक, मैंने इसको भी हटा दिया और मुझे पता है कि x की वैल्यू मेरे पास क्या है। बी अटेंटिव नाउ। आप दोनों टर्म को देख रहे हैं x और y को, they are in the form of p upon q, they are in the form of p upon q and you know that k cannot be 0। तो होगा क्या, यहां से केस अराइज हुआ if a1 b2 माइनस a2 b1, पहला केस ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता। a1 b2 माइनस a2 b1 अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, ये x और y एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, तो देयरफॉर यहां से मैंने क्या लिखा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहां से ये एक एल्जेब्रिकली रिलेशन निकल कर आया कि अगर दो इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको उनको देखकर ये बताना है कि इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो अगर आपको ये रिलेशन दिखाई दे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आप क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन जो होंगे वो कैसे होंगे, सॉल्यूशन आएंगे बच्चों यूनिक। इसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, यूनिक, राइट। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। नाउ आई मूव ऑन टू सेकेंड स्टेप कि एक कंडीशन में क्या हुआ कि ये टर्म इसके इक्वल नहीं होगा, तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक। नाउ आई एम गोइंग टू रफ इट। सी, अगर केस 2 की अगर हम बात करें, इफ a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो देखें a1 b2 इज इक्वल्स टू a2 b1, मैंने इसको लिख लिया a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू k कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया, k, राइट। तो देखिए यहां से ये केस अराइज होंगे फिर से, क्या कि मैं यहां से अगर निकालना चाहूं तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखें आप a2 के, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से b2, मैंने a1 और b1 की दोनों की वैल्यू निकाल दी k के टर्म्स में। नाउ अब हमने करना क्या है कि हमारे पास a1 और b1 की वैल्यू a2 और b2 के टर्म्स में आ चुकी है। अब देखिए आप ध्यान से, मैंने क्या किया, इन वैल्यूज को मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखूं, देखिए ध्यान से, if I am going to replace a1 and b1 in equation 1, what I will got, अगर मैंने a1 में ये रख दिया तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाएगी आपकी a2k प्लस ये क्या बन जाएगी आपकी
B2 A1 को क्या रखा A2K x रह गया, B1 के क्या रखा B2KY प्लस कितना C1 इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे सारे बच्चे, अगर मैं यहां से K को बाहर निकाल लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C1/K इक्वल टू कितना 0। राइट, थोड़ा सा हौच पौच होता हुआ दिखाई देगा आपको, स्पेस कम है, मैं और पुराने रिजल्ट को डिलीट नहीं कर रहा हूं, रफ नहीं कर रहा हूं। तो आप ये देखें कि आपको कुछ फील आ रहा होगा कि आपकी ये वाला टर्म इसके इक्वल हो चुका है। ऐसा करने पे अगर ये बराबर 0 हो गया तो ये वाला टर्म इसके इक्वल हो चुका है। अगर ये टर्म इसके इक्वल हो जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वेशन एक ही हो जाएंगी। राइट, तो हम इसे क्या लिखेंगे, अगर हम राइट कर लें इफ C1/K इज इक्वल टू C2, तो देयरफॉर यहां से रिलेशन क्या निकला C1/C2 इज इक्वल टू K। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। राइट, देखिए अब आपको क्या बताने जा रहा हूं, अगली स्टेप बहुत ध्यान से पढ़िए, देखिएगा। मैंने A1/A2 B1/B2 को K लिया था, यहां से A1 की वैल्यू निकाली K के टर्म्स में, B1 की वैल्यू निकाली K के टर्म्स में, दोनों वैल्यू को मैंने यहां पर रिप्लेस किया तो मेरे को आपको यही इक्वेशन मिली। अब मैंने यहाँ पे K कॉमन लिया तो मैंने देखा कि ये दोनों इक्वेशन एक सी दिखाई दे रही है, लेकिन किस कंडीशन में, जब C1/C2 इज इक्वल टू K हो जाएगा। तो मैं अगर K की वैल्यू यहाँ रख दूं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दी तो आप क्या कहेंगे कि दे बोथ आर द सेम इक्वेशन, दे बोथ आर द सेम इक्वेशन। और हमने ऐसा 9th में पढ़ा था कि जब आपके पास एक ही इक्वेशन है और उसके सॉल्यूशन पूछे जाए तो उसके सॉल्यूशन कैसे थे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस थे। तो मैं आपके इस कंडीशन में यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड होंगे। दो कंडीशन आ चुकी है मेरे पास, तो एक कंडीशन में C1/K इज इक्वल टू C2 होगा। अगली कंडीशन क्या हो सकती है वो यहां लिखूंगा, क्योंकि मैं किसी भी चीज को रफ नहीं कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, इस बॉक्स के अंदर मैंने कंडीशन क्या ली, अगर C1/K इज इक्वल टू C2 है तो C1/C2 इज इक्वल टू K। तो यहां से ये कंडीशन निकल के आई, तो इट मींस बोथ आर द सेम इक्वेशन। तो सॉल्यूशन कैसे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। अब अगर अगली कंडीशन क्या हुई, इफ C1/K इज नॉट इक्वल टू C2, तो देयरफॉर C1/C2 इज नॉट इक्वल टू K। तो मेरे पास एक रिजल्ट क्या मिलेगा, ये रिजल्ट आएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इस कंडीशन में रिजल्ट आपके पास क्या आएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। राइट, तो यहां तक सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी कि ये रिजल्ट आपका नो सॉल्यूशन का मिला। तो हमारे पास तीन कंडीशन आ गई एल्जेब्रिकली कि अगर A1/A2 is not equals to B1/B2, unique solution. A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2. Infinitely many solution. And third case is A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2, no solution. Right? तो ये आपके रिजल्ट आ चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर आप चाहें तो आपके पास जो मैंने x और y की वैल्यू निकाली थी उन फॉर्मूलेस को आप लोग लिख के वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो प्लीज ध्यान से देखें और समझें। अब देखिए, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, लिसन अगेन। A1x B1y C1 equals to 0, A2x B2y plus C2 equals to 0,
मेरे को पता लग चुका है x की वैल्यू। सिंपल सा तरीका, आप पहले लिख लेंगे BC माइनस BC अपॉन AB माइनस AB। यहाँ 1 2 2 1 1 2 2 1 और y की वैल्यू निकालेंगे आप तो AC माइनस AC अपॉन AB माइनस AB। यहाँ तो 1 2 2 1 ही होना है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 2 1 1 2। तो ये आपके लिए x और y दोनों फॉर्मूले वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, राइट। और कुछ लोग चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है। दूसरा मेथड आपका ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको ऐसे करना चाहें तो इसका एक मेथड ये भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। कुछ स्कूल्स में ये कराया जाता है कि x की अगर हम बात करें, y की अगर हम बात करें और ये करें हम, तो हमने करना क्या है, देखेंगे ध्यान से। आप x वाले कॉलम को छुपाएंगे, आपने x वाले कॉलम को छुपाया, y का जो कोफिशिएंट है b1 इसका मल्टीप्लाई से कराया। देखिए ध्यान से, b1c2 b1c2 माइनस b2c1 माइनस b2c1। बताना चाह रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं। y की अगर हम बात करें, y के लिए देखिए आप तो a1c2, देखिए a1c2 तो ये हो गया आपका a1c2, राइट। और माइनस कितना हुआ a2c1। और अगर मैं c की बात करूं तो a1b2 माइनस कितना हुआ a2b1। तो एक मेथड आपका ये भी हो सकता है, एक मेथड आपका ये भी हो सकता है। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करें या इससे करें, बात सेम है। क्योंकि आप अगर यहाँ से देखें तो देखिए बात एक ही आ रही है कि x के नीचे मैं अगर इसको लेके आ जाऊं, देखिए मैं इसको भी एक्सप्लेन किए दे रहा हूं आपको, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। अगर मैं इस टर्म को x के नीचे लेके आ जाऊं तो ये कितना हुआ, x के नीचे आया b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू क्या बचा 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। देखिए अब मैं अगर y की बात करूं तो y के नीचे इसको लेके आ जाऊं तो y अपॉन व्हाट a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन कितना हुआ a1b2 माइनस a2b1। अब आप ये देखें, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, देखें आप। तो ये जब टर्म सेम है तो मैं इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा साइन का चक्कर पड़ेगा, तो इस साइन को मैच कराने के लिए हमने क्या किया, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, राइट। इसको कॉमन लेने के लिए हमने माइनस कर दिया और आपका ये रिजल्ट अब इसके साथ सेम हो जाएगा। देखें ध्यान से, राइट। तो दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको एल्जेब्रिकली कंडीशन समझा दी हैं, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू सम एग्जांपल बाय यूजिंग दिस x and y formula and by this method. Thank you so much.